आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं प्रीनेटल विटामिन B9, जिसे हम आमतौर पर फोलेट कहते हैं, उसकी एक बेहद दिलचस्प दुनिया के बारे में। प्रेगनेंसी की बायोकेमिस्ट्री को समझना सच में किसी चमत्कार को देखने जैसा है। कोशिकाओं के बनने से लेकर DNA के डेवलपमेंट तक न्यूट्रिशन किस तरह एक नई जिंदगी की नींव रखता है, ये एक अद्भुत विज्ञान है। तो चलिए इस डीप डाइव के जरिए इस विषय से जुड़ी हर बारीक वैज्ञानिक जानकारी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ओके, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा रोड मैप बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड है। पहले हम देखेंगे फोलेट की महत्वपूर्ण भूमिका, फिर बात करेंगे जेनेटिक अड़चन या बॉटलनेक की। उसके बाद फोलिक एसिड और मिथाइल फोलेट का आमना सामना, फिर जानेंगे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से आगे क्या है, और आखिर में लेबल्स और डोज को कैसे डिकोड करना है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। फोलेट आखिर इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करते हैं। ये न्यूट्रिएंट आखिर इतना बड़ा नॉन नेगोशिएबल फैक्टर क्यों है? यूएस प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स का ये कोट देखिए। उनका साफ कहना है कि जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उन्हें रोजाना 400 से 800 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेना ही चाहिए। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। आगे की बारीकियों में जाने से पहले इस बेसलाइन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसे एक मास्टर बिल्डर की तरह सोचिए। शुरू के 28 दिनों में जब सेल्स तेजी से बन रहे होते हैं, फोलेट असल में डीएनए बनाने और 1 कार्बन चक्र को चलाने का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ये भ्रूण की न्यूरल ट्यूब को समय पर बंद करने में मदद करता है, जिससे स्पाइना बिफिडा जैसी गंभीर जन्मजात बीमारियों को रोका जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, ये मां को मैक्रोसाइटिक एनीमिया जैसे खतरों से भी बचाता है। ये शरीर के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। अब चलते हैं अपनी दूसरे और थोड़ी जटिल सेक्शन की तरफ, जेनेटिक अड़चन। खैर, यहाँ एक थोड़ी सी बायोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आती है, और यही कॉम्प्लिकेशन बताती है कि क्यों आम फॉलिक एसिड हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करता। इसके सेंटर में है एक खास जीन, MTHFR जीन। ये जीन हमारी बॉडी को एक एंजाइम बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है। असल में जो सिंथेटिक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट के जरिए लिया जाता है, वो अपने आप में निष्क्रिय होता है। इस एंजाइम का काम है उस फॉलिक एसिड को प्रोसेस करके उसे एक्टिव और यूजेबल फॉर्म में बदलना। अगर इस जीन में कोई वेरिएशन हो तो बॉडी का ये पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम धीमा पड़ सकता है। इसे एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह इमेजिन कीजिए। सिंथेटिक फॉलिक एसिड को एक्टिव फॉर्म तक पहुंचने के लिए कई एंजाइमेटिक स्टेप से गुजरना पड़ता है। स्टेप 1 से डाइहाइड्रोफोलेट, फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट और फिर आगे। लेकिन अगर MTHFR वेरिएशन मौजूद है तो स्टेप 4 और स्टेप 5 के बीच एक तगड़ी रुकावट यानी बॉटलनेक बन जाता है। असेंबली लाइन वहीं अटक जाती है और शरीर को अपना फाइनल इस्तेमाल के लिए तैयार 5 मिथाइल फोलेट नहीं मिल पाता। ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। लगभग 60% लोगों में MTHFR जीन का ऐसा वेरिएंट मौजूद होता है जो सिंथेटिक फॉलिक एसिड को सही ढंग से प्रोसेस करने में बाधा डालता है। इसका सीधा सा मतलब समझ रहे हैं? एक बहुत बड़ी आबादी के शरीर में फॉलिक एसिड की गोली लेने के बावजूद वो कभी भी पूरी तरह से उस एक्टिव फॉर्म में बदल ही नहीं पाती जिसकी भ्रूण को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अब आते हैं समाधान वाले तीसरे हिस्से पर, फॉलिक एसिड बनाम 5 मिथाइल फोलेट। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इन दोनों में बुनियादी अंतर क्या है। एक तरफ है ट्रेडिशनल फोलिक एसिड, जो सिंथेटिक है, जिसे पचाने के लिए लंबे एंजाइम्स के प्रोसेस चाहिए और जिसमें UMFA यानी बिना पचे हुए फोलिक एसिड के खून में जमा होने का रिस्क रहता है। दूसरी तरफ है 5 मिथाइलोफोलेट। ये बिल्कुल प्राकृतिक, बायोएक्टिव और रेडी टू यूज फॉर्म है। बॉडी इसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है और सबसे बढ़िया बात, ये MTHFR वाली जेनेटिक अड़चन को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। इस बात का क्लिनिकल सबूत SCIRP स्टडी के इस साफ डेटा से मिलता है। इस स्टडी में जब उन पेशेंट्स को शामिल किया गया जिनमें MTHFR म्यूटेशन था, तो परिणाम चौंकाने वाले थे। जिस ग्रुप को सामान्य फॉलिक एसिड दिया गया, उनमें मिसकैरेज यानी गर्भपात की दर 54 थी। लेकिन जब उन्हें मिथाइल फोलेट दिया गया, ये दर नाटकीय रूप से गिरकर सिर्फ 16 पर आ गई। ये डेटा स्पष्ट रूप से इस बायोएक्टिव फॉर्म की ताकत को उजागर करता है। हालांकि यहाँ पर पब्लिक हेल्थ संस्थाओं के दृष्टिकोण को समझना भी जरूरी है। UKTIS जैसे संस्थानों का अपना एक अलग, तटस्थ नजरिया है। उनका मानना है कि फोलिक एसिड के पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकने का दशकों पुराना, बड़े पैमाने पर प्रमाणित हिस्टोरिकल डेटा है। इसलिए जब तक और अधिक व्यापक रिसर्च नहीं हो जाती, वे सार्वभौमिक रूप से हर किसी के लिए मिथाइल फोलेट की सिफारिश करने से बचते हैं। इसे अभी केवल विशिष्ट मेटाबॉलिक समस्याओं वाले मामलों तक ही सीमित रखा गया है। चलिए
अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के पार फोलेट के क्या फायदे हैं। भ्रूण के मस्तिष्क का विकास सिर्फ पहले ट्राइमेस्टर तक तो सीमित नहीं रहता, है ना? ये पूरी प्रेगनेंसी के दौरान लगातार चलता रहता है। डच जनरेशन आर स्टडी ने जब 6 से 8 साल के बच्चों को ट्रैक किया तो पता चला कि जिन माताओं में प्रेगनेंसी की शुरुआत में फोलेट का लेवल कम था, उनके बच्चों के मस्तिष्क का कुल आकार छोटा था। यही नहीं, ये अपर्याप्त फोलेट बच्चों के लैंग्वेज स्किल्स और विजुअल स्पेशल परफॉर्मेंस में कमी से भी सीधा जुड़ा हुआ देखा गया। मानसिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कुछ बहुत ही आशाजनक डेटा सामने आया है। हीलियो स्टडी का ये चार्ट देखिए। डिप्रेशन की हिस्ट्री वाली प्रेग्नेंट पेशेंट्स को जब मिथाइल फोलेट सप्लीमेंट दिया गया तो रिलैप्स दर आश्चर्यजनक रूप से केवल 27.3% ही रही, जबकि असल में 67.7% रिलैप्स होने की उम्मीद थी। लगभग 73% मामलों में कोई रिलैप्स नहीं हुआ। ये मात्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि अगर इस अड़चन वाले सिस्टम में बहुत ज़्यादा सिंथेटिक फॉलिक एसिड डाल दिया जाए तो वो पूरा प्रोसेस नहीं हो पाता। ये बिना पचा हुआ फॉलिक एसिड यानी UMFA खून में जमा होने लगता है। नए रिसर्च इशारा करते हैं कि रक्त में प्रवाहित होने वाला ये अत्यधिक UMFA बच्चों में फूड एलर्जी के बढ़ते जोखिमों से जुड़ा हो सकता है। और अब आते हैं अपनी सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, लेबल्स और खुराक को डिकोड करना। हेल्दी फोलेट लेवल्स मेंटेन करने का सबसे बुनियादी और प्राकृतिक तरीका हमेशा आहार ही होना चाहिए। बीफ लिवर, लोबिया, पालक, एवोकाडो ये सब फोलेट से भरपूर बेहतरीन स्रोत हैं। इनमें पाया जाने वाला फोलेट प्राकृतिक रूप से बायोएक्टिव होता है, जिसे शरीर बिना किसी रुकावट के तुरंत उपयोग कर सकता है। लेबल्स पढ़ते समय इस DFE यानी डाइटरी फोलेट इक्विवेलेंट को समझना बहुत जरूरी है। ये एक मेजरमेंट यूनिट है जिसे ये दर्शाने के लिए बनाया गया है कि खाद्य फोलेट की तुलना में सप्लीमेंट का फोलेट कितना ज्यादा और कितनी तेजी से एब्जॉर्ब होता है। इसलिए सप्लीमेंट्स की बोतलों पर अक्सर DFE लिखा होता है। और इसका मैथ बड़ा ही दिलचस्प है, 1.7 का फैक्टर। अगर भोजन के साथ कोई सिंथेटिक सप्लीमेंट लिया जाता है तो उसे सीधे 1.7 से गुणा किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सप्लीमेंट्स सामान्य भोजन के मुकाबले लगभग दोगुनी ताकत से काम करते हैं। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो सबसे ज्यादा काम की है। लेबल्स पर हमेशा L5, MTHF, मेटाफोलिन या क्वार्टरफोलिक जैसे एक्टिव फॉर्म्स ही ढूंढने चाहिए। अगर MTHR वाली जेनेटिक अड़चन की चिंता है तो बेसिक फोलिक एसिड से सावधान रहना चाहिए। और हाँ, D5, MTHF या फोलिनिक एसिड जैसे अप्रभावी रूपों से बचना ही बेहतर है, क्योंकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। और हमेशा DFE मैट चेक करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 400 से 800 माइक्रोग्राम का वो दैनिक लक्ष्य असल में पूरा हो भी रहा है या नहीं। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंच रहे हैं, एक बड़ा सवाल सामने आता है। एक तरफ हमारे पास दशकों के स्थापित पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे जेनेटिक्स और बायो अवेलेबिलिटी को लेकर हमारी समझ गहरी हो रही है, क्या आने वाले वर्षों में बायोएक्टिव 5 मिथाइल फोलेट पूरी दुनिया में प्रीनेटल केयर के लिए नया यूनिवर्सल गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाएगा? यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है और इसका भविष्य देखना निश्चित रूप से रोमांचक होगा। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।